नमस्कार। आज हम 3 ऐसी खबरों की तह तक जाएंगे जो ऊपर से तो अलग अलग दिखती हैं पर अंदर से एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। हमारे पास तकनीक, मीडिया और सरकारी पॉलिसी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले उस लड़ाई की बात करते हैं जो सिलिकॉन चिप्स पर लड़ी जा रही है। 8 दिसंबर को एक कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीनी कंपनियां अब एनवीडिया के H200 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज खरीद सकती हैं। पर इसमें एक पेंच है। एनवीडिया को अपनी कमाई का 25% अमेरिकी सरकार को सरचार्ज के तौर पर देना होगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये H200 चिप्स कोई आम चीज नहीं है। ये AI की दुनिया के वर्क हॉर्स है। सही। इन्हीं पर बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन होते हैं, जटिल वैज्ञानिक रिसर्च होती है। और H200 भले ही एनवीडिया की सबसे नई ब्लैकवेल टेक्नोलॉजी से एक पीढ़ी पुराना हो, लेकिन यह अब भी जबरदस्त पावरफुल है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 2018 से मतलब इतने सालों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, ये सब चीन को एडवांस चिप्स बेचने पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जी हाँ। तो फिर अचानक से ये यू टर्न क्यों? अगर अमेरिका वाकई चीन की तकनीकी तरक्की को रोकना चाहता है तो वो उन्हें H200 जैसे शक्तिशाली चिप्स बेची क्यों रहा है? क्या ये अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा रहा? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, असली लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। एनवीडिया की असली ताकत है उसका स्यूडा सॉफ्टवेयर। स्यूडा? हाँ, कोडा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। दुनिया भर के AI डेवलपर्स ने सालों से इसी पर कोड लिखना सीखा है। तो भले ही चीन की हुआवे एक बेहतर चिप बना भी ले, जब तक वो कूडा जैसा मजबूत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नहीं बना लेती, तब तक एनवीडिया का दबदबा कायम रहेगा। अच्छा। असली लड़ाई सिलिकॉन की नहीं, सॉफ्टवेयर की है। अच्छा, तो ये एक सॉफ्टवेयर लॉक इन वाली बात है। जैसे अगर कोई सालों से विंडोज इस्तेमाल कर रहा है तो उसे एकदम से लिनक्स पर शिफ्ट करना मुश्किल होता है, भले लिनक्स फ्री हो। बिल्कुल वही बात। अब आते हैं आपके सवाल पर कि ये यू टर्न क्यों। इन प्रतिबंधों का एक अनचाहा नतीजा ये हुआ कि चीन ने आत्मनिर्भर बनने के लिए, आप कह सकती हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हुआवे जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर अपनी चिप R&D में झोंक दिए। उन्होंने तो बिना एंड्रॉइड वाले अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन तक बना लिए। तो अमेरिका को एक डर सताने लगा। क्या डर? कि कहीं चीन सच में आत्मनिर्भर ना हो जाए। हाँ, डर ये कि पूरी तरह से अलग थलग पड़कर चीन कहीं अपनी एक समानांतर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी न खड़ी कर ले, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल ही न हो। तो ये H200 बेचने का फैसला एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रैटेजिक जुआ है। इसे आप गोल्डीलॉक्स चिप्स कह सकते हैं। गोल्डीलॉक्स चिप्स मतलब ये चिप्स इतने भी एडवांस नहीं हैं कि चीन इनसे अपनी सेना को बहुत ज़्यादा मॉडर्न बना लें और अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाएं। अच्छा। पर ये इतने अच्छे ज़रूर हैं कि चीनी कंपनियां इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो अमेरिका और एनवीडिया को उम्मीद है कि अगर चीनी कंपनियों को H200 मिलते रहेंगे तो शायद वो अपनी खुद की चिप टेक्नोलॉजी बनाने में थोड़ी सुस्त पड़ जाएंगी। वाह, मतलब उन्हें एक ऐसी चीज दो जो उनका काम चला दे, ताकि वो अपनी इस खुद की सबसे बेहतरीन चीज बनाने की कोशिश ही छोड़ दें। ये तो एक तरह से चीन की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश को धीमा करने की चाल है। बिल्कुल। रणनीति ये है कि एनवीडिया चीन के बाजार से पैसा भी कमा ले, अमेरिका की तकनीकी बढ़त भी बनी रहे और चीन के R&D की रफ्तार भी धीमी हो जाए। लेकिन चीन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जाहिर है। खबरों के मुताबिक चीन इन H200 चिप्स की खरीद को सीमित ही रखेगा। वो अपनी तात्कालिक जरूरतें तो पूरी करेगा, लेकिन लंबी रेस में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य नहीं छोड़ेगा। तो ये शतरंज का एक बहुत ही जटिल खेल चल रहा है। एनवीडिया और चीन की ये लड़ाई दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये ताकत सिर्फ सरकारों और चिप कंपनियों तक सीमित नहीं है। यही कंट्रोल की लड़ाई अब हमारे लिविंग रूम में भी आ पहुंची है, खासकर मनोरंजन की दुनिया में। और ये लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है। 5 दिसंबर को एक ऐसी डील का ऐलान हुआ जिसने पूरे हॉलीवुड को हिला कर रख दिया। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स? जी हाँ, नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को लगभग $82.7 बिलियन में खरीद रहा है और इसमें HBO जैसा प्रतिष्ठित ब्रांड भी शामिल है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये तो पूरे खेल को ही बदल रहा है। इतिहास में पहली बार
एक नई पीढ़ी की टेक फर्स्ट स्ट्रीमिंग कंपनी हॉलीवुड के एक 100 साल पुराने पारंपरिक स्टूडियो को निगल रही है। इसका मतलब है कि कंटेंट बनाने से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसे दर्शकों तक पहुंचाने तक सब कुछ अब एक ही कंपनी के हाथ में होगा। यहाँ मुझे कनाडाई मीडिया थिंकर मार्शल मैक्लूहन की मशहूर लाइन याद आती है, द मीडियम इज द मैसेज। माध्यम ही संदेश है। हाँ, माध्यम ही संदेश है। स्ट्रीमिंग सिर्फ फिल्में दिखाने का एक नया तरीका नहीं है, ये खुद एक ऐसा माध्यम है जो कहानियों को, उनके कहने के ढंग को और हमारे देखने के तरीके को बदल देता है। ये सौदा उस बदलाव पर एक पक्की मोहर लगाता है। लेकिन इसका असर क्या होगा जब एक ही कंपनी के पास इतनी ताकत आ जाए? तो क्रिएटिविटी और दर्शकों की पसंद का क्या होगा? क्या हमें सिर्फ वही देखने को मिलेगा जो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम हमें दिखाना चाहेगा? यही सबसे बड़ा खतरा है। पहला, रचनात्मक फैसलों पर कॉर्पोरेट कंट्रोल बढ़ जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी कलात्मक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर दी जाएगी। इसका नतीजा होगा सेफ फॉर्मूला आधारित कंटेंट की भरमार। वो फिल्में और शो जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो दर्शकों को चुनौती देते हैं, उनके लिए शायद जगह ही ना बचे। आपके भेजे गए लेख में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया गया था। नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट को देखिए। हाँ, क्या वो फिल्में वाकई साल की 10 बेस्ट फिल्में होती हैं, या फिर वो बस ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें किसी ट्रेंड या मार्केटिंग की वजह से सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है? और यही चिंता का विषय है। दूसरा बड़ा जोखिम है स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए। जो फिल्में धीमी हैं, जिनकी कहानी सीधी नहीं है, उनके लिए इस नए सिस्टम में कोई जगह नहीं होगी और अंत में ये सिनेमा के अनुभव को ही खत्म कर देगा। सही। फिल्में अब बड़े पर्दे पर सामूहिक रूप से अनुभव की जाने वाली कला नहीं रहेंगी, बल्कि लैपटॉप और फोन पर अकेले टुकड़ों में देखा जाने वाला कंटेंट बनकर रह जाएंगी। कभी कभी तो लगता है कि नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करने में इतना टाइम निकल जाता है जितना फिल्म देखने में नहीं लगता। अब तो शायद स्क्रॉल करने के लिए और भी ज्यादा कंटेंट होगा, या शायद एक ही जैसा कंटेंट होगा। वैसे इंडस्ट्री के बाकी खिलाड़ी इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इंडस्ट्री में तो हड़कंप मचा हुआ है। नेटफ्लिक्स के ऐलान के कुछ ही दिन बाद पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स के लिए $108.4 बिलियन की एक जवाबी बोली लगा दी। ओहो, उससे भी बड़ी। हाँ, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बड़े विले देखने को मिल सकते हैं। डिज्नी प्लस और अमेज़न प्राइम जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बाजार में एक तरह की होड़ लग जाएगी जिसमें कई छोटे खिलाड़ी शायद टिक ही ना पाएं। क्या सरकारें इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती? ये तो एक तरह से मोनोपोली बनाने जैसा है, नहीं? बिल्कुल। अमेरिका में इस पर बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस सौदे में एक समस्या हो सकती है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने तो इसे एकाधिकार का दुष्वप्न कहा है, जिससे दर्शकों के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं और कंटेंट की वैरायटी कम हो सकती है। अब इस सौदे को अमेरिका के न्याय विभाग यानी जस्टिस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। जस्टिस डिपार्टमेंट ही वो सरकारी संस्था है जो ऐसे बड़े विलय को रोकती है अगर उससे बाजार में कंपटीशन खत्म होने का खतरा हो। तो एक तरफ कॉर्पोरेट कंट्रोल ये तय कर रहा है कि हम बड़े लोग क्या देखेंगे, और दूसरी तरफ एक और बड़ी लड़ाई इस बात पर चल रही है कि ये कंपनियां हमारे बच्चों की जिंदगी पर कितना कंट्रोल रखेंगी। हाँ। और ये हमें हमारी तीसरी और आखिरी खबर पर लाता है। ये खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां 10 दिसंबर को एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। इस कानून के तहत एक्स, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसी करीब 10 बड़ी कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करना होगा, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर $33 मिलियन तक का भारी जुर्माना लग सकता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब माता-पिता चाहकर भी अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। सही। सरकार का तर्क बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और ऑनलाइन शिकारियों के लिए एक अड्डा बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को अब दुनिया के कई और देश भी बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और ऐसा ही कुछ करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो अमल का है। ये कंपनियां पता कैसे लगाएंगी कि कौन 16 साल से कम का है? एज वेरिफिकेशन यानी उम्र की पुष्टि तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यही इस कानून की सबसे कमजोर कड़ी है। कंपनियां नाखुश तो हैं, पर फिलहाल कानून का पालन कर रही हैं।
मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में 13 से 15 साल के हजारों यूजर्स को चेतावनी भेजना शुरू भी कर दिया है। अच्छा। मेटा का तर्क है कि इस तरह का ब्लैंकेट बैन सही समाधान नहीं है। इससे किशोर जरूरी जानकारी और ऑनलाइन समुदायों से कट जाएंगे। पर उम्र की पुष्टि के लिए उनके पास क्या विकल्प है? सरकारी आईडी या कुछ और? कई विकल्पों पर विचार हो रहा है, जैसे सरकारी आईडी, वीडियो सेल्फी या फिर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक। लेकिन इन सब में बड़ी समस्याएं हैं। खुद ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक रिपोर्ट में पाया गया कि फेस रिकग्निशन सिस्टम 16-17 साल की यूजर्स को 8.5% तक मामलों में गलत तरीके से रिजेक्ट कर देता है, जो बहुत ज्यादा है। और इससे प्राइवेसी और सरकारी निगरानी का एक नया खतरा भी तो पैदा होता है। बिल्कुल। बच्चों की उम्र पता करने के बहाने उनका सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाए। बिल्कुल। यही वजह कि मेटा जैसी कंपनियां कह रही हैं कि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स की होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इतना कड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है अभिभावकों का बढ़ता दबाव और कंपनियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे। मेटा और टिकटॉक के खिलाफ एक मुकदमे में उनकी आंतरिक बातचीत लीक हो गई थी। एक चैट में मेटा के एक अधिकारी ने कथित तौर पर लिखा था, इंस्टाग्राम एक नशा है और हम मूल रूप से इसके सप्लायर हैं। इस तरह के खुलासों के बाद सरकार पर कार्रवाई करने का भारी दबाव बन गया था। तो आज हमने 3 अलग-अलग मैदानों पर कंट्रोल की लड़ाई को देखा। चिप्स पर भू राजनीतिक कंट्रोल, हमारे मनोरंजन पर कॉर्पोरेट कंट्रोल और हमारे बच्चों की डिजिटल जिंदगी पर सामाजिक कंट्रोल। और इन तीनों कहानियों में एक बात साफ है, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे रेगुलेट करने वाले नियम उतनी ही तेजी से पीछे छूट रहे हैं। हर कहानी में यही सवाल उठता है कि नवाचार, कॉर्पोरेट ताकत और सरकारी नियमन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इन शक्तिशाली नई ताकतों को कौन और कैसे नियंत्रित करेगा? और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू, हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक रिश्ते में गहरी उतरती जा रही है, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर इन बदलावों को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर इन ताकतों को सही दिशा देने वाले नियमों को आकार देने के लिए हमें और ज्यादा डिजिटल रूप से साक्षर और सक्रिय रूप से भागीदार बनने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।